आज के करंट अफेयर के क्लास 1 वीक का यानी 1 सप्ताह का होगा। 8 मार्च से 14 मार्च तक के बीच के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, उनको एक सीरीज़ में यानी एक ही वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लिया है और इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो जो डेली करंट अफेयर के रूप में मैं अपलोड करता हूँ, वो वीकली है, लेकिन बीच में चूँकि तबीयत खराब होने के कारण छूट गया था, तो उसे एक ही सीरीज़ के रूप में मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए, समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 8 मार्च को कौन-सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस का थीम क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। महिला दिवस का थीम था राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। यानी राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, ये इसकी थीम थी। तो इस वर्ष महिलाओं को अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का थीम पॉजिटिव रूप से रहा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 मार्च को मनाए जाने वाले पाई डे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पाई डे बेसिकली ये गणित अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो गणितज्ञों के लिए बड़ा ही फेवरेट दिन है। ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आप सब गणित का कांस्टेंट यानी स्थिरांक वैल्यू के रूप में देखते होंगे, जिसमें 3.14 के सम्मान में 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो स्पेस कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस साप्ताहिक करंट अफेयर के अनुसार अंतरिक्ष क्षमता और भविष्य के लक्ष्यों पर चर्चा था। भारत का स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो सही उत्तर नई दिल्ली हो जाएगा। मार्च 2026 में चर्चा में रहे लामीतीय 2026 किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त अभ्यास था, सैन्य अभ्यास था। ये किसके साथ? तो ये संयुक्त अभ्यास सेशल्स देश के साथ था, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा को मजबूत कर रहा था। तो सही उत्तर हो जाएगा, ये संयुक्त अभ्यास था और किसके साथ था? तो सेशल्स देश के साथ था। मार्च 2026 में किस भारतीय क्रिकेटर ने 100वां टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की? तो ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद उभरने के बाद इन्होंने 100वां टेस्ट खेला और इन्होंने 100 टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए थे। सही उत्तर ऋषभ पंत हो जाएगा। 12 मार्च को भारत का कौन सा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी 12 मार्च को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मे है, जो भारत की पैरामिलिट्री के रूप में जानी जाती थी। इसका स्थापना दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस मिशन के तहत बजट के आवंटन पर चर्चा रहा? तो जल जीवन मिशन का समय वर्ष बढ़ा दिया गया है। ये 2028 तक इसका समय अवधि कर दी गई है, क्योंकि 2025 तक पूरा होते होते 100% न होकर 81% तक ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मिनिमम यानी कम से कम पीने योग्य पानी की उपलब्धता हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जल जीवन मिशन हो जाएगा। मार्च 2026 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस यूनिवर्सिटी पदक तालिका के शीर्ष पर रहा यानी प्रथम रहा? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रथम रहा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला फास्टर बॉलर कौन सा है? तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड का 700 विकेट यानी टेस्ट में 700 विकेट लेने वाले पहले बॉलर फास्टर बॉलर के रूप में बन गए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेम्स एंडरसन ये कहाँ के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मार्च 2026 में स्विस ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता? लक्ष्य सेन ने स्विस ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता। इसका सही उत्तर लक्ष्य सेन हो जाएगा। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, ये सेम प्रश्न है, इसका उत्तर लक्ष्य सेन हो जाएगा। हाल ही में समाचार में रहा अग्नि 5 मिसाइल का मिशन दिव्यास्त्र किस तकनीक पर आधारित है? तो दिव्यास्त्र एमआईआरवी तकनीक पर आधारित है। इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री, यानी ये एक साथ कई मिसाइलों को, एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एमआईआरवी तकनीक हो जाएगा। किस देश ने मार्च 2026 में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया? इसका उद्देश्य क्या है? स्पेस में बहुत सारे कचरा हो रहा है, जिसे हम लोग स्पेस कचरा के नाम से जानते हैं। कई ऐसे रॉकेट या कई ऐसे उपग्रह को हम लोग छोड़ रहे हैं स्पेस में, तो इसे कचरा को कम करने के लिए लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया, जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी वहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में अपशिष्ट के रूप में ना हो, ये खत्म हो जाती है। जापान का जाक्सा यूनिवर्सिटी है, क्योटो यूनिवर्सिटी और जाक्सा ने मिलकर 2 संस्थान हैं, जिनमें से एक जापान का क्योटो सिटी है, वहाँ फेमस यूनिवर्सिटी का क्योटो यूनिवर्सिटी, और जाक्सा अंतरिक्ष कचरे को कम करने के लिए लिंगोस सीट नाम का एक उपग्रह लॉन्च किया, और ये सबसे बड़ी जो अंतरिक्ष कचरे को डिग्रेडेबल करने की क्षमता है इसमें। तो इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन मार्च 2026 में कहाँ हुआ था? तो ये भारत में मेड इन इंडिया हाइड्रोजन उत्पादन यानी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के हजीरा में पहला स्वदेशी हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की गई। कारखाना कहाँ है? गुजरात के हजीरा में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात के हजीरा हो जाएगा। मार्च 2026 में जॉस एंटोनियो कोस्टा रिका
किस देश के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो ये चिली के राष्ट्रपति के रूप में ये दक्षिणपंथी नेता हैं और 11 मार्च 2026 को चिली के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इनका कार्यकाल 2030 तक रहेगा, तो सही उत्तर चिली हो जाएगा। 8 मार्च 2026 को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने एक संदेश लाया जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव हुआ, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई का नियुक्ति हुई है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में मुज्तबा खामेनेई के रूप में जाना जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजराइल द्वारा घोषित नए रणनीति सुरक्षा गठबंधन हेक्सॉन हेक्सागॉन ऑफ अलायंस किस देश के स्तंभ यानी केंद्रीय स्तंभ माना गया? ये भारत को माना गया। इजराइल ने अपने खुफिया जानकारी के लिए भारत, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर खुफिया जानकारी को साझा तकनीक का प्रयोग करने के लिए कही गई है। 12 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 58वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया? 12 मार्च को मॉरिशस ने अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। मॉरिशस ये ब्रिटेन की कॉलोनाइज था जो 1962 में 12 मार्च के दिन आज़ाद हुआ था, तो हर प्रतिवर्ष 12 मार्च को अपना आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है, सेकेंड नंबर पे है। हमने गलती से इसे फर्स्ट नंबर बोल दिया था, लेकिन ये आयातक के रूप में दूसरे नंबर पे आता है। और सिप्री वैश्विक स्तर पे जो देश सैन्य साजो सामान का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसके डाटा पे निगरानी करती है, और ये स्टॉकहोम में इसका मुख्यालय है सिप्री का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे शॉर्ट में हम आईएसए कहते हैं, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम यानी गुड़गांव में है, शामिल होने वाला नए यूरोपियन देश कौन सा है? तो ये रोमानिया जो है आईएसए यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। आधिकारिक तौर पर यह गठबंधन का सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग के चलते पर्यावरण में नवीकरणीय ऊर्जा को शामिल करना यानी रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता देना और उसे आगे बढ़ाना। नदियों को संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नदी एक्शन रिवर डे कब मनाया जाता है यानी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर 14 मार्च को, यानी प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों की महत्वता उसे संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 मार्च को नदी एक्शन डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च हो जाएगा। किस मध्य पूर्व देश ने मार्च 2026 में इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC शॉर्ट फॉर्म में इंडियन मिडिल ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का समझौता किया है? तो ये यूएई के द्वारा भारत या दक्षिण एशियाई देशों के साथ यूरोप के व्यापार को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर का निर्माण हो रही है, जिसे ईस्टर्न यूरोप यानी पूर्वी यूरोप के साथ जो व्यापारिक कॉरिडोर के रूप में एक निर्माण में खाड़ी देश यूएई ने समर्थन किया है और इसे अपग्रेड करने का समझौता किया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए समुद्री गलियारा कॉरिडोर के शुरू करने के लिए किस देश की भूमिका रही? तो साइप्रस और यूएई, क्योंकि गाजा ये इजराइल और गाजा के बीच जो लड़ाई है वो बहुत मानवीय संकट की दौर से गुजर रहा है। इस प्रकार पिछले 2 वर्ष वाले यानी इजराइल के द्वारा गाजा की तरफ से इजराइल पे हमला करके हजारों नागरिकों को मार दिए थे। इसके बाद इजराइल के सैन्य अभियान में वहाँ लगभग मानो नरसंहार या मानव के रूप में मानवीय सहायता होना सबसे बड़ी अहम जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे कई हजार या कई लाखों लोग मारे गए हैं। मार्च सप्ताह में साइप्रस के से गाजा के लिए समुद्री मार्ग के जरिए सहायता भेजने की एक अभियान हुआ, जिसमें सहायता के लिए साइप्रस और यूएई की प्रमुख भूमिका रही। ये समुद्री गलियारा है। लाल सागर रेड सी में जहाजों की सुरक्षा के लिए चल रहे ऑपरेशन प्रोस्योर किस खाड़ी देश के सक्रिय सहयोग की पुष्टि हुई है? बहरीन ने, चूंकि लाल सागर यानी रेड सी में जो चल रहे अभी युद्ध के चलते जो खतरा है, चूंकि हूती विद्रोही यानी हूती विद्रोहियों के खतरे के कारण बहरीन ने लाल सागर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन की समर्थन के रूप में जाहिर किया है, ताकि उस रास्ते से गुजरने वाले व्यापारिक यानी आवाजाही शिप को दिक्कत न होती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बहरीन हो जाएगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मार्च 2026 में सदस्य देशों के द्वारा आपातकालीन तेल भंडार यानी इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाए रखने पर जोर दिया गया है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ओपेक क्या है? तो ये 60 सदस्य देशों या 58 सदस्य देशों, एक तेल जो गल्फ जिसमें ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले जो देश हैं उनके एक ग्रुप है। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, चूंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के चलते हार्मोज स्ट्रीट पे आवाजाही यानी जो तेल का 20% के मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण वैश्विक स्तर पर इस चैन सप्लाई में कमी आई है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 90 दिनों का आयात आधार का निर्धारण या भंडारण रखने की नीति को समीक्षा की है। और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा इस बाधा से निपटने के लिए सदस्य देशों को कम से कम 90 दिन के लिए अपनी नीति भंडारण रखने की नीति की समीक्षा की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में किस संगठन ने वैश्विक एआई फॉर एनर्जी मिशन की शुरुआत की? भारत के नई दिल्ली यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में एआई समिट हो रहा था, जिसमें कई ऐसे घटनाएं अचंभित घटनाएं हुई जिसके चलते भारत की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई। उनमें से एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी था, जिन्होंने चाइना का रोबोटिक डॉग को अपना बताकर पेश किया था, जिसके बाद पूरे विश्व के मीडिया पे जगहंसाई भी हुई भारत के एआई समिट का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएसए, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, उन्होंने वैश्विक एआई फॉर एनर्जी के रूप में ये ग्रीन मिशन यानी वैकल्पिक ऊर्जा, जिसे नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में हम लोग कहते हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए एआई इम्पैक्ट यानी एआई के द्वारा कई ऐसे आसान डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा यानी विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचों में एआई का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हो जाएगा। 2026 के लिए ब्रिक्स समूह का रोटेशनल अध्यक्षता किस देश के पास है? तो ये भारत के पास है। और नए सदस्य जो मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, 4 नए सदस्य, जिसमें मिस्र, इथोपिया ये अफ्रीकी देश है, ईरान और यूएई। ईरान चूंकि युद्ध की स्थिति में है, लेकिन उसके जो प्रतिनिधि होंगे उसके साथ कूटनीतिक समन्वय पर चर्चा हो रहा था। तो भारत इस वर्ष ब्रिक्स का अध्यक्षता करेगा, यानी रोटेशनल अध्यक्षता के जिम्मे भारत को है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मार्च के दूसरे सप्ताह में किस स्वास्थ्य समस्या यानी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है? तो ये वर्ल्ड किडनी डे के रूप में यानी किडनी स्वास्थ्य के संदर्भ में 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस के अवसर पर डब्ल्यूएचओ ने पिछली प्रस्तावों के आधार पर किडनी रोगियों को वैश्विक प्राथमिकता और स्वास्थ्य देने का प्राथमिक जोर दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, किडनी स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद किस देश का वित्तीय तंत्र यानी फाइनेंशियल सिस्टम सबसे अधिक मजबूती और समावेशी यानी इंक्लूसिव हुआ है, यानी समावेशी सभी क्षेत्रों में विकासित हुआ? तो भारत का। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी डब्ल्यूसीडीसी अमेरिका में है, इसके रिपोर्ट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट एफएसएपी ने भारत के मजबूत कैपिटल मार्केट और डिजिटल बुनियादी ढांचों को सराहना की है। उनमें से भीम यूपीआई पूरे ग्लोबल लेवल पे काफी सकारात्मक रूप से भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के राह पे चुनी है। तो इसका सही उत्तर भारत हो जाएगा। मार्च 2026 में एफआईएच यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर का आयोजन कहाँ शुरू होगा? तो हैदराबाद में होगा। ये 8 से 14 मार्च के बीच हैदराबाद स्टेडियम में इसका शुभारंभ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद हो जाएगा। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसे हम पीएमयूवाई के नाम से जानते हैं, के तहत प्रति सिलेंडर कितनी सब्सिडी राशि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 300 रुपीज, जो केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 300 रुपये सब्सिडी देने का जो समयावधि है 2025 से 2026 तक, इसकी विस्तारीकरण की गई है। हाल ही में शुरू किए गए पीएम सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये मुख्य लक्ष्य इसका 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाना है। इसका उद्देश्य जो है ये ग्रीन एनर्जी यानी ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए बिजली यानी मुफ्त बिजली योजना के मुख्य लक्ष्य के तहत 1 करोड़ घरों पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में मदद देगी, जिसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी यानी 75% तक सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में शुरू किए गए पीएम सूर्य घर योजना, ये पिछला ही क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मार्च 2026 में नमस्ते योजना का विस्तार किन क्षेत्रों में करने का घोषणा की गई है? तो ये स्वच्छ कर्मचारी की सुरक्षा एवं मशीनीकरण सफाई के लिए, क्योंकि भारत में स्वच्छता के बड़े अभियान के तौर पर शुरू की गई है, लेकिन भारत के आम लोगों के द्वारा जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा तथा एक सिस्टमैटिक रूप से अपने घर में कचरा को अस्थायी कचरा तथा उसके डिग्रेडेबल तथा खत्म करने की जो पारंपरिक और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर नहीं किया जाएगा, तब तक इस स्थिति को आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा नमस्ते योजना का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोकना, क्योंकि उन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी है इस योजना के तहत जो सीवेज या कचरे को सफाई करते हैं और उसी कारण बस उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सफाई कार्य में आधुनिक मशीनीकरण के युग में यानी एआई टेक्नोलॉजी के युग में हम उस मशीन के माध्यम से सीवेज या सेप्टिक टैंक को सफाई करेंगे, जिससे मानवीय मृत्यु कम हो। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, जिसके शॉर्ट फॉर्म में पीएमएमएसवाई के तहत मार्च 2026 में किस नए प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है? तो ये नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मछुआरों को आधुनिक जहाज एवं तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष फंड जारी किया गया है। तो इसका सही उत्तर गहरे समुद्रों में मछली पकड़ने वाले जहाजों यानी आधुनिकीकरण में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस मत्स्य यानी नीली अर्थव्यवस्था को डेवलप यानी इलेक्ट्रोनाइज या आर्टिफिशियलाइज किया जा रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने नमो ड्रोन दीदी यानी शॉर्ट फॉर्म में एनडीडी यानी नमो ड्रोन दीदी की योजना के तहत नवनियुक्त ड्रोन पायलटों को सम्मानित किया गया। एक किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस योजना के तहत महिलाओं को कृषि कार्यों में ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण दिया गया था ताकि खेती की तकनीक का उपयोग को समझ सके तथा इसका बेहतर प्रयोग कर सके। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मार्च 2026 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना में महिलाओं के यानी जो 45 ईयर्स के अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा मार्च 2026 में क्रियान्वयन प्रथम चरण के इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को तेज कर दी गई है। पहले से भी दिल्ली सरकार यानी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी ये योजना चलाई जा रही थी। आगे वर्तमान सरकार बदलने के बाद भी इस योजना का क्रियान्वयन या प्रोसेस जारी रखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 मार्च 2026 को किस राज्य ने भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन किया है? तो फ्यूचर लैब केरल यानी केरल जो साक्षरता दर में 100% के करीब पहुंच चुका है, तो वो फ्यूचर लैब का शुभारंभ किया है, जिसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, जिसमें सेमीकंडक्टर और एआई अनुसंधान के लिए भारत के पहला फ्यूचर लैब का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी केरल हो जाएगा। मार्च 2026 में चर्चा में रहा सेला टनल, जो दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है, किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला इस सुरंग के हाल ही में रक्षा और पर्यटन के नजरिए से निरीक्षण किया गया। ये अरुणाचल के तवांग में स्थित है। ये सेला टनल के नाम से जो दुनिया में लंबी 2 लेन सुरंग वाला टनल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर राज्य का सबसे पूर्वी राज्य है। किस राज्य ने मार्च 2026 के दूसरे सप्ताह में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन नीति योजना शुरू की है? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये मत्स्य पालन नीति 2026 की योजना को लॉन्च किया है। तो आज के लिए जो वीकली प्रश्न था, यानी आज के इस सेशन वीडियो में हमने एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एमसीक्यू के माध्यम से लिए तथा उसे समझने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। अगर और आप करंट अफेयर यानी रोजाना का करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं डेली जो सुबह शॉर्ट्स के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट 6 से 7 से 10 के बीच में जो करंट अफेयर होते हैं उसे मैं डालता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े यानी एक बुक को पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट्स देखने के लिए लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा समय है। धन्यवाद, थैंक यू।